नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, सुबह के 8:30 बज रहे हैं और आप देख रहे हैं लाइव सिटीज का विशेष कार्यक्रम सुबह की चाय। देखिए, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आरसीपी सिंह की। आपको मालूम है कि आरसीपी सिंह ने बीते दिन अपनी नई पार्टी को लॉन्च कर दिया है। अब आरसीपी सिंह ने बड़ा खेल भी कर दिया है और कई सारे कटाक्ष भी। बीते दिन आरसीपी सिंह ने नीतीश कुमार को लेकर कसा है। आज इस वीडियो में हम जिक्र प्रशांत किशोर का भी करेंगे। आपको मालूम है कि बीते दिन जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर बेलागंज पहुंचे थे और बेलागंज पहुंचकर प्रशांत किशोर ने मुसलमानों को संबोधित किया है, कई बातों का जिक्र भी किया है और बड़ी बात यह कि वहां पर उन्होंने सुरेंद्र यादव को लेकर भी बड़ी बात कह दी है। देखिए, इस वीडियो में हम आपको बीपीएससी तैयारी 3.0 के रिजल्ट को लेकर भी बड़ी खबर देंगे, बड़ी जानकारी देंगे। इस वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे कि एक बार फिर से तमाम शिक्षक संगठन काफी बमक गए हैं, सड़कों पर उतरने की बात भी कर रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि भला अब किस बात की नाराजगी है। इस वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे कि बिहार की 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है, कहां से क्या कुछ खबरें आ रही हैं। इस वीडियो में हम इन तमाम मुद्दों का जिक्र करेंगे। तो एक बार फिर से इन तमाम मुद्दों पर सीधी बातचीत करने के लिए हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट रवि उपाध्याय जी हैं। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। जी रवि जी, सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि बीते दिन की बड़ी खबर आपने भी देखा था कि कैसे आरसीपी सिंह ने बड़ा दांव चल दिया है, अपनी पार्टी को लॉन्च कर दिया है। इसको आप कैसे डिकोड कीजिएगा? देखिए, आरसीपी सिंह ने पार्टी लॉन्च नहीं किया। आरसीपी सिंह ने दीपावली के दिन एक बड़ा धमाका किया। वो धमाका, वो विस्फोट राजनीतिक विस्फोट है। भारतीय जनता पार्टी पूर्व केंद्रीय मंत्री जो जदयू के कभी राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे और इसी नरेंद्र मोदी कैबिनेट के दूसरे कार्यकाल में वह मंत्री भी थे, तो वैसे में उनको भारतीय जनता पार्टी में थे वो, और भारतीय जनता पार्टी उनको यूज एंड थ्रो हम कहें तो वो गलत नहीं होगा। बीजेपी ने आरसीपी सिंह को यूज एंड थ्रो कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल किया। वो देखिए, उनको भारतीय जनता पार्टी में उनको कोई जिम्मेवारी, कोई दायित्व नहीं, उन्हीं को नहीं, उनके साथ रहने वाले कई लोग जो मजबूत, कहीं ना कहीं हर सेक्टर में उनका कुछ न कुछ योगदान है, वैसे लोगों को अपने साथ अपने पाले में ला करके उनको डंप करके रख दिया। तो ऐसे में आरसीपी सिंह तो डंप होने वाले आदमी थे नहीं। वह जानते हैं उनके पास में पकड़ है, धमक है, चमक है, सब कुछ है, सिर्फ इस्तेमाल करने की बात है। जब तक वो नीतीश कुमार के साथ रहे, मुख्यमंत्री बिहार रहे, राइट हैंड बनकर रहे, 28 वर्ष का उनका जो है सो ब्यूरोक्रेट का कार्यकाल रहा। उस दरमियान भी वह नीतीश कुमार के साथ में रहे जब वह केंद्र में मंत्री हुआ करते थे। उसके बाद से उनका इधर का कार्यकाल देखिए, कम से कम लगता है 25-30 साल का इधर का भी कार्यकाल होगा। तो वो इस लिहाज से उनकी पकड़ पर आप सवाल नहीं उठा सकते। और आज उन्होंने कल बीते दिन जो पार्टी का जो घोषणा की, आप सबकी पार्टी आशा तो यह जो है सो वह एक बात। और उन्होंने बताया कि उनकी पार्टी का जो झंडा होगा वह क्या होगा। उसमें बताया कि हरा रंग होगा, ठीक है, उसके बाद बीच में पीला होगा, नीचे नीला होगा, और जो बीच में जो पीला होगा उसमें एक काला होगा। और उसी में जब चुनाव आयोग की ओर से उनकी पार्टी को चुनाव चिन्ह आवंटित किया जाएगा तो उसी जो ब्लैक स्पॉट होगा जो बीच में फ्लैग पर उसी में वह लगेगा, ठीक है। तो ये एक बड़ी बात। और उन्होंने इसके साथ भी उन्होंने कहा कि उनके साथ में कई लोग हैं, कई चेहरे हैं, 140 लोग तो अभी बगैर पार्टी बने हुए ही उनके साथ चुनाव लड़ने के लिए तत्पर हैं, वो तैयार बैठे हैं। तो निश्चित रूप से अब जब आशा बन गई, पार्टी का गठन हो गया, उन्होंने अनाउंसमेंट कर दिया। आशा से कोई आशा है कि नहीं आपको? निश्चित रूप से आशा है। और यह आशा तो नहीं हो जाएगी ना आशा? देखिए, निश्चित रूप से नई फूस फास नहीं होने जा रहा है, क्योंकि हम बता रहे हैं जितनी बात उतनी बात समझने की जरूरत है। अब ऐसे तो कोई इत्तेफाक नहीं भी रख सकते हमारे बात से, लेकिन
वह जो एनडीए का कोर वोट है, नीतीश कुमार के पास में जो कोर वोट है, वह उसमें एक उनकी भी कहीं ना कहीं पहल रही है अब तक के दौर में। हम इधर क्या है वो अब छोड़ दीजिए, लेकिन जब नीतीश कुमार को लॉ-कुश कॉम्बिनेशन की बात की जाती है तो उसमें आरसीपी सिंह का भी योगदान आप उसमें मानिए न मानिए, लेकिन है उसमें। बिल्कुल, लेकिन रवि जी बीते दिन हमने ये भी देखा कि जैसे ही उन्होंने अपनी पार्टी को लॉन्च किया वैसे ही आरसीपी सिंह नीतीश कुमार पर काफी हमलावर दिखे, कई बातों का जिक्र भी किया और गजब घेरा है नीतीश कुमार को। किन किन बातों का जिक्र कर रहे थे? देखिए, नीतीश कुमार को घेरा गया। नीतीश कुमार जब स्कूल की शिक्षा पर बात हो रही थी तब उन्होंने कहा कि पहले का समय, स्कूल का टाइमिंग, अपना भी उन्होंने उदाहरण दिया और नीतीश कुमार का भी उदाहरण दिया कि हम लोग भी सरकारी स्कूल से पढ़े हैं। तो नीतीश कुमार जब पहले जाते थे या हम खुद जाते थे या अन्य लोग जाया करते थे तो उस समय स्कूल का टाइमिंग क्या होता था जी। तो और अब स्कूल का टाइमिंग क्या कर दिया गया, तो वो क्या बेहतर परफॉर्मेंस नहीं होता था क्या? वो बच्चे नहीं बेहतर पढ़ते थे, बेहतर नहीं परफॉर्म करते थे? तो यह निश्चित रूप से शराबबंदी को लेकर भी बहुत कुछ कहा है। देखिए, शराबबंदी तो निश्चित रूप से जो दिखाई पड़ती है वह घर घर होम डिलीवरी की बात, यह तो एस्टेब्लिश फैक्ट है, इसको तो आप डिनाई नहीं कर सकते। तो वह भी कह रहे हैं कि शराबबंदी जो है सो फेल है, इसकी समीक्षा होनी चाहिए। बज़ाब्ता उन्होंने यहाँ तक कह दिया है कि आप एक कमेटी का गठन कीजिए और इसकी समीक्षा कीजिए। क्या लगता है रवि जी, अब क्या कमेटी का गठन होगा? देखिए, आरसीपी सिंह जो बात कहते हैं उतनी बात तो सरकार भी समझ रही है और नीतीश कुमार भी देखिए रिव्यू करते हैं और मानिए नहीं मानिए नीतीश कुमार ने भी कमेटी बनाई है। बिल्कुल जी। यह वह कमेटी काम भी कर रही है। अब लेकिन वह कमेटी कितना इफेक्टिवली काम कर रही है कि नहीं, यह देखने वाली बात है और यही बात आरसीपी सिंह कह रहे हैं। और लेकिन आप इस चीज समझिए समरीन की यह भी उपचुनाव हो रहे हैं, उस उपचुनाव के दौरान 4 सीट पर बिहार में, और उसमें आरसीपी सिंह का नई पार्टी आशा का गठन करना, एक बड़ा धमाका करना जो राजनीतिक धमाका होता है। तो कहीं ना कहीं इसमें आपको एनडीए को थोड़ा सा, आप देखिए कि हम चलेंगे 2020 के विधानसभा के चुनाव में, जिस समय से चिराग मॉडल की बात होती है तो इस समय आरसीपी मॉडल की बात की जाए तो कौन सी बेईमानी की बात होगी, कौन सी बेईमानी की बात होगी। चलिए अब हम अगली खबर का रुख करते हैं। अगली खबर में हम जिक्र करेंगे जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर का। आपने देखा था रवि जी के बीते दिन प्रशांत किशोर बेलागंज पहुंचे थे और बेलागंज पहुंचकर गजब भड़के हैं प्रशांत किशोर। किस पर भड़के? देखिए, बेलागंज में जो है सो बहुत इंटरेस्टिंग लड़ाई है, दिलचस्प लड़ाई है। वहां पर सुरेंद्र यादव जो अभी प्रेजेंट में अभी सांसद हुए हैं, उन्हीं के कारण वह सीट रिक्त हुई है और उसी लिए उपचुनाव भी हो रहा है बेलागंज में। और वहां से जदयू की मनोरमा देवी कैंडिडेट हैं, वह भी जाना पहचाना नाम है, पूर्व विधान पार्षद रही हैं, विधान परिषद की सदस्य रही हैं। और सुरेंद्र यादव के बेटे विश्वनाथ यादव चुनाव मैदान में, जन सुराज के उम्मीदवार वहां पर मोहम्मद अमजद। तो अब अमजद के लिए वह चुनाव मैदान में घूम रहे हैं, डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं, उनकी टीम भी लगी हुई है। अब तो उनकी पार्टी को सिंबल मिल गया स्कूल बैग का, तो अब तो और भी एग्रेशन दिखाई पड़ रहा है और जिस तेवर जिस टोन में वह डिलीवर कर रहे हैं अपनी बात को, वह निश्चित रूप से जनता को नॉक कर रही है। ये बात तो समझना पड़ेगा। और जो सुरेंद्र यादव का पिछले दिनों बयान भी आया था, उन्होंने कहा था कि मैं जब तीसरा नेत्र अपना खोल दूंगा तो कुछ भस्म कर दूंगा जी। अब तीसरा नेत्र का मतलब खोलने का मतलब ही सनातन लोग जितने भी हैं वह समझते हैं कि क्या हो सकता है। शंकर महादेव भगवान ने महादेव ने अपना तीसरा नेत्र खोला था तो फिर क्या हुआ था, तो वो अपने आप को वो उस यही प्रश्न पूछा गया था प्रशांत किशोर से, क्या कुछ जवाब दिया था उन्होंने? तो वही डरे हैं क्या प्रशांत किशोर सुरेंद्र यादव से? डरे नहीं, प्रशांत किशोर किसी से डरते नहीं और किसी का नाम भी नहीं लेते। उन्होंने कहा कि जनता बगैर नाम लिए हुए जनता अपराधियों से परेशान है। अच्छा, तो अपराधी बता दिया है इशारों में। अपराधी किसे बताया है? सब कुछ समझ आ रहा है, सबको समझ में आ रहा है। और अपराध मुक्त जो है सो करना उनका माने काम है कि अपराध मुक्त, और जनता भी जो है सो अपना तीसरा नेत्र एक तरह से खोल चुकी है। वो समझ रही है कि हमको क्या करना है। जनता अपने आंख से निगाह से देख भी रही है कि क्या हमको करना है बेलागंज में। तो ये इतनी बात
वह कहते हुए तो क्या बेलागंज पहुंच करके प्रशांत किशोर ने बड़ी चाल चल दी है? क्या मुस्लिमों वो को कह रहे हैं साथ लिया है प्रशांत किशोर ने बेलागंज पहुंच करके? बेलागंज में अगर यदि आप देखिएगा, आप तो खुद घूम करके आई हैं उधर से, उस क्षेत्र से, तो बेलागंज में जो स्थिति बनती है वहां पर डिसाइडिंग फैक्टर क्या होता है, यह तो आप हमसे ज्यादा आप बेहतर समझ रही हैं। मुस्लिम यादव समीकरण और उसके बाद फिर दलित का ये सब वोट, तो वो आपको कहीं ना कहीं, जब खुद जनसुराज से ही मुस्लिम उम्मीदवार है, तो मुस्लिम उम्मीदवार पर देखिए वोट चढ़ेगा मुस्लिम का। मुस्लिम जो है तो बहुत टैक्टफुल वोटर होते हैं, उनको आप इधर उधर नहीं कर सकते। तो ये एक बड़ी बात है, एक चुनौती है। और इसीलिए देखिए, आप जो सुरेंद्र यादव की जो चर्चा हम लोग कर रहे हैं, सुरेंद्र यादव जो कह रहे हैं कि तीसरा नेत्र खोल देंगे, तो कहीं ना कहीं वह परेशान है सुरेंद्र यादव। ये हम और आप नहीं कह रहे हैं, ये उनका लैंग्वेज, उनकी डर है कि कहीं मुसलमान घिसक ना जाएं, कहीं आरजेडी को कोई बड़ा झटका ना दे दे, आप यही कह रहे हैं रवि जी? देखिए, निश्चित रूप से मुसलमान अगर दीदी जिस तरीके से खिसक जाएंगे तो फिर वहां पर तो दिखा देंगे पूर्णिया में क्या हुआ था, फिर दिखा देंगे रुपौली उपचुनाव में क्या हुआ था, बिल्कुल, तो वो सिवान में क्या हुआ था जी। ये इसलिए इस लिहाज से वह जो एग्रेशन में दिखाई पड़ रहे हैं कि तीसरे नेत्र हम की बात जो कह रहे हैं, तो वह भी कर रहे हैं, अपने ही विधानसभा उसी क्षेत्र में कर रहे हैं। तो वो तो आपकी परिचित पुरानी जनता है। और देखिए, सुरेंद्र यादव का वो गढ़ रहा है, इसलिए इस लिहाज से जहां तक हम देख और समझ पा रहे हैं, उनको इस शब्द से परहेज करने की जरूरत थी। उनको शब्द से परहेज करने की जरूरत थी सुरेंद्र यादव को। देखिए, अब हम जिक्र करेंगे बीपीएससी टीआरई 3.0 के रिजल्ट का। रवि जी, क्या कुछ बड़ा अपडेट है आपके पास इसको लेकर के? देखिए, एक बात तो समझनी पड़ेगी कि शिक्षक जो है, जो 2024 स्थानांतरण नीति से बात शुरू करते हैं पहले। नहीं, उस पर हम आएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि बीपीएससी टीआरई 3.0 के रिजल्ट को लेकर के क्या कुछ जानकारी? देखिए, बीते दिन बीपीएससी बिहार लोक सेवा आयोग ने शिक्षकों के साथ बैठक की। हाँ, माने शिक्षक प्रतिनिधि कह लीजिए, शिक्षकों के साथ बैठक कर ली थी। उसमें बीपीएससी टीआरई 3.0 को लेकर के चर्चा विस्तार से उस पर हुई। और वह चर्चा में क्या हुआ, वह गुरु रहमान जो वहां पर मौजूद थे बैठक, बाहर निकले, मीडिया कर्मियों से बातचीत की, क्या कुछ बताया? तो वही गुरु रहमान ने जो कहा है कि हमने उसमें बैठक में यह सवाल कहा कि कैंडिडेट 1 रिजल्ट, ठीक है, ये होना चाहिए नंबर 1। बिल्कुल। दूसरे चीज की डोमिसाइल नीति को लागू कीजिए। क्या जवाब दिया बीपीएससी अध्यक्ष ने? देखिए, डोमिसाइल नीति तो एकदम लागू होना चाहिए। नहीं लागू होने से बिहार के बच्चे जो है सो बेवजह इधर उधर मारे फिर रहे हैं। खैर, बीपीएससी चेयरमैन ने क्या जवाब दिया? तो वहां से बीपीएससी की ओर से कहा गया, यह नीतिगत निर्णय है, यह पॉलिसी मैटर है, ठीक है। तो इस पर जो है फैसला सरकार की स्तर से ही होगा। डेफिनेटली यह फैसला जो डोमिसाइल नीति और 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट की जो बात हो रही है, यह जो है सो सरकार के स्तर से ही यह बात होगी, तभी हो सकती है। यह बीपीएससी अपने स्तर से कुछ नहीं कर सकता। बीपीएससी तो एग्जाम कंडक्ट करता है, और एग्जाम में क्या कैसे होगा इस पर होगा, टाइम पर होगा, नहीं होगा, कैसे होगा इस पर। लेकिन खबर ये भी आ रही है अंदर से कि बीपीएससी टीआरई 3.0 का रिजल्ट तैयार है। देखिए, हाँ, रिजल्ट तैयार है, निश्चित रूप से रिजल्ट तैयार है, लेकिन वहां पर रिजल्ट का माने जो परिणाम को वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद रिजल्ट से पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, ताकि त्रुटियां नहीं रहे इस बार। डेफिनेटली इसीलिए जो है सो रुका हुआ है रिजल्ट फिलहाल जी। और कहा जा रहा है कि अब माने इसको पहले वेरिफिकेशन हो जाएगा, उसके बाद हम रिजल्ट जारी भी कर देंगे। यानी कि बड़ी खबर आपको सबसे पहले लाइव सिटीज ही बता रहा है। देखिए, अब हम जिक्र करेंगे ट्रांसफर पोस्टिंग पॉलिसी का। इसको लेकर के भी खूब हंगामा हो रहा है, यानी कि शिक्षकों ने अब तो सड़क पर उतरने का अल्टीमेटम दे दिया है। देखिए, निश्चित रूप से ट्रांसफर पॉलिसी जो नीति बनी है, सरकार ने बनाई है, जो नई है 2024 की जो ट्रांसफर पॉलिसी नीति है, तो स्थानांतरण और पदस्थापन की, उसको लेकर के बहुत उहापोह की स्थिति बनी हुई है शिक्षकों के बीच में। और भ्रम एक तरह से कहा जाए तो कहीं गलत नहीं होगी, क्योंकि अब देखिए, महिला शिक्षिका हैं वो भी खुश नहीं है, तो वो खुश नहीं है, तो वो उसका ये होगा कि अब वो घर के पास चाहती थी, तो घर के पास उनको नहीं देकर के दूर उनका स्थानांतरण पदस्थापन किया गया है। तो ऐसे में निश्चित रूप से यह एक नाराजगी है। यानी कि अल्टीमेटम अब तमाम शिक्षकों ने दे दिया है। शिक्षकों ने नहीं, शिक्षक प्रतिनिधियों की ओर से भी मिल रहा है, शिक्षक संघ की ओर से भी किया गया है कि हम इसका विरोध करेंगे, नहीं होगा तो सड़क से सदन तक भी हम
हम इसके लिए करेंगे। और देखिए जो बिहार विधानमंडल का सत्र शुरू होने जा रहा है अगले महीने से, उसमें निश्चित रूप से देखिएगा कि यह एक बड़ा धमाका, बड़ा मुद्दा होगा और दोनों सदनों में इस पर जो है सो सत्ता पक्ष को घेरा जाएगा। सत्ता पक्ष को घेरा जाएगा। देखिए अब हम अगली खबर का रुख करेंगे और अंतिम खबर बिहार में हो रहे उपचुनाव से जुड़ी हुई है। कहां से क्या कुछ खबरें आ रही हैं? देखिए बेलागंज में अब तक जो दिखाई पड़ रहा था, आरजेडी बैकफुट पर नजर आ रही है, ठीक है, नंबर एक। लेकिन हवा बदल रही है, हवा बदल रही जी, है। जो हवा बदल रहा है, मिजाज वोटरों का बदल रहा है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि वोटरों का पूरा मिजाज बदल चुका है। इस बात को भी समझना हो, क्योंकि अभी जो है सो ये त्योहार का मौसम है। लोक आस्था का महापर्व जब समाप्त होगा, उसके बाद देखिएगा कि क्या फिजा बनती है। ठीक है, ये आपको दिखाई यानी कि त्रिकोणीय मुकाबला है बेलागंज में त्रिकोणीय। ठीक है, रामगढ़ से क्या खबर? देखिए रामगढ़ में भी आपको त्रिकोणीय नहीं, चतुष्कोणीय माने वहां पर लड़ाई है, क्योंकि वहां बसपा से भी वहां से उम्मीदवार हैं सतीश यादव, तो वो एक जो उम्मीदवार हैं, तो वह कहीं न कहीं उसको माने चतुष्कोणीय लड़ाई वहां पर बना रहे हैं। यानी कि वो लड़ाई को चतुष्कोणीय बना रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। वहां से भारतीय जनता पार्टी के अशोक सिंह है, अजीत कुमार सिंह आरजेडी से है, सांसद जो वहां पर जो सतीश यादव है, सुशील कुशवाहा जनसुराज से। तो ये जो है तो वहां पर ये चतुष्कोणीय लड़ाई वहां पर बनता हुआ दिख रहा है। तरारी से क्या खबर आ रही है? किसकी हवा है तरारी में? देखिए तरारी में भी अभी कांटे की लड़ाई है, कांटे की लड़ाई है। हाँ, जी। ये अभी कोई नहीं कह सकता कि विशाल प्रशांत जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं वह जीतते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, क्योंकि वहां पर भी वोट में बड़ा सेंधमारी आपको दिखाई पड़ रहा है। जी। जनसुराज भी आगे बढ़ रहा है, जनसुराज भी आगे बढ़ रहा है। किरण देवी जनसुराज की प्रत्याशी हैं, वह माले तो है ही, माले है, और माले को भी देखिए, माले का मजबूत गढ़ है वो, बिल्कुल, इसलिए आप उसको आउटराइटली रिजेक्ट नहीं कर सकते। हम कई जगहों से जो फीडबैक आ रहा है उसमें आपको बड़ा नेक टू नेक दिखाई पड़ रहा है, नेक टू नेक वाली फाइट है। और अंत में हम बात करेंगे कि आखिर इमामगंज में कौन आगे है रवि जी? देखिए इमामगंज में निश्चित रूप से अभी वहां पर दीपा मांझी है, वीवीआईपी उम्मीदवार हैं। हाँ हाँ। उसके बाद से रोशन कुमार मांझी हैं। यह भी दोनों मांझी में ही लड़ाई है। रोशन कुमार मांझी पुराने लड़ाका, और एक तरफ है डॉक्टर जितेंद्र पासवान। बिल्कुल, वही जो है सो कहीं ना कहीं कंटेस्ट जो दे रहे हैं। देखिए सबका भौकाल दिखाई पड़ रहा है, आरजेडी का भी और आपको दीपा मांझी का भी, हम का। लेकिन जितेंद्र पासवान जो अंडर ग्राउंड बने जो काम कर रहे हैं, पेनिट्रेट कर रहे हैं, धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, जो वो बहुत कछुए की चाल से बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। और वो जान रहे हैं कि अभी जो माने त्योहार का मौसम है, इसमें सबके यहाँ जाना उचित है। तो वो हर घर दिवाली में और छठ में उनकी ओर से पूरा प्रयास हो रहा है कि हर घर का दरवाजा नॉक करके 1 to 1 करें। तो वह जो है सो आपको जितेंद्र पासवान जनसुराज उम्मीदवार करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो अब देखना होगा कि आगे आगे क्या कुछ होगा। तो फिर ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।